बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर जो असेंबलीज़ हैं उनकी तहलील को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बायस राय पाई जाती है। अच्छा, बायस राय इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये बहस होती है पार्टी के अंदर और डिस्कशन होती है, और बहुत से पार्टी के लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी क्योंकि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है और क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पीटीआई नहीं है, वो काफ लीग हैं, तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि पंजाब की जो असेंबली है उसको तोड़ देते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उसके जो वज़ीर आला हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो उस असेंबली को नहीं तोड़ते क्योंकि मुश्किल वक्त के अंदर हमें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो हुकूमत है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस बायस राय को लेकर के ये साफ चीख चीख कर नज़र आ रहा है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके लोगों को एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वहाँ पर जो असेंबली है, जो हुकूमत है, उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो कौमी असेंबली से जो मुस्तफ़ी अरकान हैं वो दोबारा कौमी असेंबली के अंदर पेश हों और दोबारा अपना एक्शन रिप्ले करें, और एक्शन रिप्ले क्या होगा, दोबारा से इस्तीफ़ा दे दें। मतलब जिन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया वो दोबारा मुस्तफ़ी हुए और अल एलानिया एक दफ़ा फिर से इस्तीफ़ा दे दें। अब ये तमाम चीज़ें करने का मकसद तो बज़ाहिर तौर पर यही लग रहा है कि इमरान खान साहब बुरे तरीके से फंस चुके हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। तभी तो वो लगातार आज भी, अब से थोड़ी देर पहले इदारों को पुकार रहे थे, बार बार इदारों को पुकारते हैं और उनसे मदद लेने का जो उनका मामला है उसको ख़त्म नहीं करते। नए सेटअप से भी वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। साथ ही साथ दो अहम चीज़ें हुई हैं गुज़श्ता 2 रोज़ में, एक तो डेली मेल की माफ़ी ने और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की जो बरियत का मामला है उसने इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव था उसका धड़म तख्ता कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन ग्राउंड्स पर अब आगे स्टैंड करेगी, इसी को जानने की हम आज की नशिस्त में कोशिश करेंगे, और हुकूमत क्या प्लान करिए ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आलिया हमजा साहिबा हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शहला रज़ा साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ख़वातीन का ज्वाइन करने के लिए। आलिया, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, चलें जी, आपको मुज़ाकरात का लफ्ज़ पसंद नहीं आता व्हेन इट कम्स टू आरिफ अलवी एंड इसहाक डार साहब, तो मैं डिस्कशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आपसे जवाब चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म हों, बिलावल भुट्टो हों, वो इमरान खान साहब को झूठा कह रहे हैं, घड़ी चोर कह रहे हैं, ऐसे में एक टेबल पर या मुज़ाकरात कैसे होंगे? आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बेनिश। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम तो इनको एक फेस सेविंग का मौका दे रहे थे, बार बार फराहम कर रहे थे, अगर उसके बावजूद इनको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं और ये अवाम से और इलेक्शन से इसी तरह भागना चाह रहे हैं जैसे ये हकायक और हकीकत से भागना चाह रहे हैं, तो इसमें इमरान खान या पीटीआई तो कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त हालात दुनिया में ये बने हुए हैं पाकिस्तान के कि पाकिस्तानी सफारत खाने जो है ना वो अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे। इस वक्त हालात ये बने हुए हैं कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। आपके कोई 7,65,000 लोग इस वक्त जो ब्रेन डेड का इस वक्त जो टर्म यूज हो रही है ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, वो लोग छोड़कर जा रहे हैं पाकिस्तान को सिर्फ इस वजह से कि जो मुल्की हालात ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ का वजीर आजम इस कदर फारिग है कि कभी वो दौरों पर निकल जाता है, कभी कोई वो बैठकर एक पार्टी के चेयरमैन की बातों का जवाब देना शुरू कर देता है या उसके ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर देता है। हालात ये हैं कि इस वक्त जो टेक्सटाइल फोरम की पॉइंट आया है वो ये आया कि 1.5 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर से उनको ले ऑफ कर दिया गया। ऑटो सेक्टर से कोई 65,000 वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया गया। यहाँ पर इनसे आकर पूछे तो इनका मसला सिर्फ यह है कि नहीं नहीं नहीं, हमने इंतखाबात में नहीं जाना, इमरान खान घड़ी चोर है। और आज जिस तरह का मजहबी टच देने की कोशिश की गई है ना इनके वजीर आजम साहब की तरफ से, फिर हम कोई मजहबी टच देंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये जो कह रहे हैं। इनसे सवाल तो ये होना चाहिए, आज इन्होंने तो सारे सऊदिया के शहरियों के ऊपर भी जो है उंगलियां उठा दी हैं कि उनके तो जो नोट है उसके ऊपर भी खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है। सवाल इनसे ये पूछें कि जो रिश्वत जब आप 27 रमजान को बैठ के मक्का मुकरमा में देते हैं ना तो तब कौन सा टच उसे देना चाहिए, या आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहकर जो है ना अपनी जायदादें और असासों का इस वक्त बुलंदो बाला ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं और उनकी रसीदें भी आप नहीं जमा कराते, तो कौन सा टच इस चीज को देना चाहिए? अवाम के मसाइल कुछ और हैं लेकिन इनका मसला इमरान खान है। अवाम के मसाइल इस वक्त हैं कि उन्हें अच्छा आलिया, बुशरा बीबी गैर सियासी थी, वो घड़ियां बेचने में मुलव्वस कैसे हो गई, मुझे ये बता दे।
बाकी सब बातें ठीक है, मैंने सुन ली, आगे भी देखिए सुन मेरी लूंगी। एक बुशरा बात बीबी सुने, का जवाब नहीं दे नहीं दें। नहीं, एक सेकंड, मेरी एक बात सुने, 1 मिनट, मेरी एक बात सुने। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये बात कहाँ से आ रही है। एक कहाँ वो से मतलब? फेक ऑडियो, एक वो के जो जिसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया है, एक वो औरत जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, जिसकी शक्ल भी शायद मैंने या आपने यही नहीं तो देखी पूछ रही होगी, हूँ। उसको एक घड़ी से एसोसिएट करना, उसकी एक ऐसी वीडियो लाना जिसका फ्रेंजिक भी आवाम कर चुकी है, उनका क्या ताल्लुक है उस घड़ी के साथ? वो घड़ी जिसकी रसीदें इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके हैं, वो घड़ी जिससे जो कीमत ली गई है उस पर कैपिटल टैक्स पे हो चुका है, वो घड़ी जिसके टैक्स रिटर्न सारी की सारी फाइल हो चुकी है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती है। सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए जो अपनी जायदादें, अपनी करप्शन, अपने महल, अपनी फ्लैट्स, अपने हार औरतों के ऊपर बनाते हैं। जैसे मरियम साहिबा का जो बेनिफिशियल ऑनर है, वो ये जो फ्लैट्स जिसमें ये इस वक्त बैठे हुए हैं, या इसी तरह से तेमीना दुरानी साहिबा जिनको वही फालूदा वाला या पापड़ वाला के अकाउंट से वो बरी हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, मामला खत्म। बिल्कुल बरी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं नहीं, कैसे बरी हो गए? क्या वो पेश हुए? क्या उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद हुआ है? क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या 100 गवाहान पेश हुए हैं? वो जो FIA का जो मरियम नवाज पेश हुई उस केस में, उसके अंदर तो गवाही नहीं पेश हुई। और कौन सी, नहीं एक मिनट, कौन सी चीज के अंदर राबिया इमरान पेश हुई है? कौन सी चीज के अंदर? अभी आपने मरियम नवाज की बात की, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। अब मुझे आगे बढ़ने दें। देखिए मरियम नवाज साहिबा, एक सेकंड, मरियम नवाज साहिबा ने कहीं पर यहाँ पर ये नहीं हुआ कि वो बेनिफिशियल ऑनर नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये शो करते हैं कि वो बेनिफिशियल ऑनर है, और उन्हीं फ्लैट्स के अंदर वो इस वक्त भी बैठी हुई है। बरियत का क्या मतलब होता है? मैं जमानत की बात नहीं कर रही, आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि आपके लीडर इमरान खान साहब ये लफ्ज बरियत, चोर, डाकू, यही तो समझाते रहते हैं। बरियत का मतलब केस खत्म। अच्छा चलिए मेरे साथ रहिए ना। अच्छा हुकूमत को तो नहीं गया जिसे NRO2 के सम्राट ना दिए हो इन लोगों ने। शैला बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जो इनकी नैब की गंगा में जिसने हाथ ना धोए हो। शैला बीबी, दो चीजें, एक तो ये कि बुशरा बीबी की ऑडियो की तरदीद आ गई है। आलिया हमजा ने अभी बैठे बैठे कहा कि भाई वो फेक ऑडियो। वो अलग बात है कि जुल्फी बुखारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कहते हुए कि भाई ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना मैं इसकी तरदीद कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि तरदीद भी आ गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब भी कहते हैं कि भाई मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहे मर्जी बेचूँ, जैसे चाहे मर्जी उसको ट्रीट करूँ, मेरी मर्जी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी उनको क्यों कहते हैं कि जी वो घड़ी चोर हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इन्होंने ये बात कही कि वो सियासत में उनका किरदार नहीं है, लेकिन अरसलान बेटे को गद्दारी से जोड़ने को उसकी उन्होंने तरदीद नहीं की। तो सियासत तो वो कर रहे हैं, और यहाँ तक इतनी सियासी हैं कि उन्होंने इमरान साहब को ये भी बताया कि पंजाब में काबीना के अंदर इजाफ़ा हो गया, और शायद अब ये भी बता दिया हो कि इमरान साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बहुत सारी जो गलतियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा तादाद में चल रही हैं, जो फिगर वगैरह उन्होंने दी थी। अब पहली बात आ जाती है फेस सेविंग की। फेस सेविंग इमरान साहब को मिली कि वो मार्च जिसको उन्होंने अपनी आखिरी वारदात कहा था, और कहा था मैं पूरी तैयारी से निकलूँगा, और अरशद शरीफ की मौत का जो है उन्होंने जल्दी से सहारा लेके बग़ैर किसी से मशवरा किए बग़ैर निकाली थी। उन पे एक हमला हुआ, और फिर उस हमले को जो है बहुत ही बुरी तरीक़े से उसको खेला गया कि ना उसकी FIR इनकी हुकूमत होते हुए दर्ज हुई, और उस आदमी के बयानात भी चल गए। तो फेस सेविंग हो गई, मार्च बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। फेस सेविंग उस वक्त भी होती रही जब वो तारीख़ें दे दे के आते रहे। फेस सेविंग इस वक्त नहीं हो पा रही है, किसी तरीक़े से नहीं हो पा रही। गिड़गिड़ा रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब आप आ जाएं, अपना किरदार अदा करें। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि फ़ौज में एक रूटीन की तब्दीली हुई, उससे हालात कौन से चेंज होने हैं? उन्हें कौन सा किरदार अदा करना है? कौन सा अमर बिल मारूफ है उनके लिए? उनकी एक ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्हें वो देना है। आप कौन से उसकी तब्दीली से चेंज देखना चाह रहे थे? और आप पहले बाजवा साहब से क्या दरख्वास्तें कर रहे थे कि अगर मेरी हुकूमत गिरी रही थी तो बचाया क्यों नहीं? आप कब अपने पैरों पे खड़े होंगे? कब तक आपको मज़ीद नैपियों की ज़रूरत होगी? ये सवाल है। ये जो शख्स आपके लिए इतना सख्त बयान दे दे, आज भी आपकी ना उधर FIR कटी है,
ना आप जो हैं उधर अपनी असेंबली तोड़ सकते हैं। अब आपके पास एक ही चीज़ रह गई है कि दूसरे तीसरे दिन इस किस्म की बेवकूफ़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और दूसरी बात यह है, चलें आज मैंने भी एक घड़ी बांधी हुई है, मेरे कज़न ने दी है। अब कज़न को ये मेरे पता चल जाए कि मैंने इसे बेच दिया जो उसने मुझे गिफ्ट किया है, कैसा लगेगा? आप मुझे बताएं कैसा लगेगा? ये मेरा हो गया ना, मेरा गिफ्ट है। अब मैं इसको बेच दूँ या मैं किसी और को दे दूँ? मैं ज़्यादातर घड़ी नहीं बांधती, आज उसने दी, मैंने सारे दिन इसे बांधे रखा कि ज़ाहिर है छोटा है, बहुत आया है, मेरे लिए घड़ी लाया है, तो अब मैं इसे बेच दूँ, चाहे मैं बेचूँ भी नहीं, किसी को दे दूँ। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप ये कह रही हैं फोरेंसिक करा लो, तो जिसको आपने दावे किए हैं कि इसको बेची है उसकी भी वीडियो आ गई है कि मुझे भी नहीं बेचा है। आपके पास आपके पास एक शायद शहर वो में लिमिटेड एडिशन वॉच नहीं होगी ना, एक्सक्लूसिव वॉच नहीं होगी शायद। अगर आपके पास दुनिया का वाहिद पीस एक घड़ी नहीं, होती तो मैं फिर आप एक भी बता कहती मेरी रही घड़ी हूँ। मेरी मर्जी। हाँ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं मतलब ये कैसा लगेगा। एक छोटा मेरा कज़न है, छोटी एज का, 30-32 साल का, तो मेरे लिए तो बच्चों ही की तरह है। अब मैं इसको बेच दूं या किसी और को दे दूं, इसी गिफ्ट को किसी और को दे देती, कैसा लगेगा? क्या गुजरेगी उसके दिल पे? अब दूसरी बात यह है कि मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। आपने तोशा खाने से भी चीज़ें कम कीमत में ख़रीदी, जिस कीमत में ख़रीदी, पूछना तो ये भी चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आए, क्योंकि आपके अकाउंट में 4 करोड़ थे जो 14 करोड़ हो चुके हैं, 250% इजाफा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिनको आप दावा कर रहे हैं कि इनको बेची, वो सब बारी बारी ऊपर आ रहे हैं कि भाई हमारी तो इतनी वर्थ ही नहीं है कि हम ये ख़रीद लेते। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई नहीं उन्होंने तरदीद कर दी, तो दूसरों की भी आ रही है कुछ, तो इस तरह से बातें नहीं करें। रही बात आपकी जो मसाइल हैं, आपने जो हमें मसाइल दिए हैं उनको हम देख रहे हैं। लोग भूले नहीं हैं कि आपने कितना कर्जा लिया है, $43.4 बिलियन, ठीक है, जो 2 हुकूमतों ने 10 साल में जितना लिया आपने लिया है। आप क्या कहती रहती हैं एक्सपोर्ट में हमारी बढ़ी थी? आपके सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कोरोना में बढ़ी थी, क्योंकि ढाका जो है, बांग्लादेश जो है, उसने अपनी डिमांड पूरी नहीं की थी। अदरवाइज़ निकालें, आपकी इंपोर्ट ऑलमोस्ट डबल है टोटल एक्सपोर्ट से। मतलब किसको फिगर देते रहते हैं। और आपने कल जो इमरान साहब ने डॉलर्स की कीमतें बताई वो भी गलत बताई, इंटर मार्केट की हमारे वक्त की, अपने वक्त की बता दी, हमारे वक्त की कुछ और। ये नहीं बताया कि 123 से 178 पे डॉलर कैसे ले गए थे। ठीक है, आगे आपका पॉइंट, तो मेरे साथ बने रहिए, आगे जो भी आगे है, चल के चाहे बात मेरी करते हैं। पार्टी का चेयरमैन हो चाहे कोई हो। ऑल राइट, मुझे आपके जो है इत्तेहादी उनको शामिल करने दीजिए। नून लीग है मेरे साथ, अली गौहर बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं तो आपको मुबारक ही देना चाहती हूँ। राना सनाउल्लाह की बरियत पर आपको मुबारकबाद हो, लेकिन बरियत तो होगी राना साहब की, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो जो कहा करते थे कि जान तो अल्लाह को देनी है, वो शेरियार आफरीदी साहब का आपने क्या करना है? कुछ करना भी है कि माफ़ कर देना उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आपको पता है कि हमारे कायद नवाज़ शरीफ साहब ने एक दफ़ा जब उनके ऊपर मतलब है कि ये सारे विक्टिमाइज़ किया जा रहा था और झूठे मुकदमा, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना मुकदमा जो है ना वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ता हूँ। और उन्होंने मतलब है कि अफरीदी साहब ने जो है वो खड़े होकर अल्लाह के 99 नामों के नीचे झूठ बोला और कसम भी उठाई। तो मैं समझता हूँ कि उनका फ़ैसला बेहतर, अल्लाह से बढ़ के कौन बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तो उनको अल्लाह ताला उनके इस अमल की सज़ा देगा। बहरहाल राना साहब जो थे वो तो खैर पूरी पाकिस्तान का बच्चा जानता था कि ये मतलब है जो केस है बड़ा झूठा भी है और भोंडा भी है। आप ये देखें कि जो लोग इस किस्म के केस बनाते हैं वो क्या मिसाल देते हैं कि हम सादिक और अमीन हैं। वो क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ईमानदार तरीन लीडर हैं, जो लोगों के ऊपर मंशियात के झूठे मुकदमात बनाते हैं अपने मुखालफिन के ऊपर, जो पाकिस्तान में चीनी और आटे से लेकर और सोनामी ट्रीज़ से लेकर छोटी से छोटी करप्शन, घड़ी को मैं इसलिए छोटी करप्शन कह रहा हूँ, अगर चाहे वो 38 करोड़ की थी या जितने की भी थी, इसलिए छोटी कहता हूँ कि बाकी डाके तो इन्होंने अरबों में डाले।
और दूसरी मैं गुजारिश करूँगा कि मैं आपका प्रोग्राम तो तफसील से नहीं सुन सका, मादरत थोड़ा सा लेट शामिल हुआ, लेकिन जो रास्ते में फ़ोन पे मैं सुन रहा था कुछ, तो देखें बात ये है कि टॉक शोज़ में आकर इतने बड़े झूठ बोलते हैं। असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि जब 2018 में असम्बलीज डिज़ोल्व हुई थी उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी थी, जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 6% पर था, और आपको पता है कि जो महंगाई की शरह थी वो 4% पर थी। और इमरान खान साहब ने तो इक़्तिदार में आते ही पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और कर्जे लेकर करप्शन के जरिए उनको हड़प कर गए। यही वजह है कि आज तक इनकी खाई हुई जो है मईशत वो आज तक ताब नहीं आने पा रही है। और अगर खान साहब और मुसल्लत रहते तो फिर आप खुद ही अंदाजा कर लेंगे इस पाकिस्तान का क्या हो जाता। ये आप आकर टीवी पर कहते हैं कि जनाब देखें जी इनको 8 महीने हो गए, इनको 6 महीने हो गए। भाई आपने खाया 4 साल है और पाकिस्तान का कोई शोबा नहीं छोड़ा। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इन्हीं के टाइम के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि भाई ये कोरोना का फंड भी खा गए जो बाहर से खैरात के लिए पैसा आया था। ये मैंने तो नहीं कहा ना। बाकी जो मतलब है कि वो आपको याद है कि इनके एक एविएशन के मिनिस्टर थे जिन्होंने पायलट्स के बारे में बयान दे के पूरे पीआईए का भट्ठा बिठा दिया था। वो भी हमने तो नहीं किया। अच्छा अलीगौर साहब मैं आपसे आके मुझे ब्रेक लेनी है, मैं आके बात करूंगी, मैं करूंगी। सर आप जितनी चाहे मर्जी इल्जामात लगा लें, जितनी चाहे मर्जी इनको बातें सुना लें, जितनी चाहे मर्जी आप पीटीआई को ताने दे दें या घड़ी चोर कह दें, लेकिन परफॉर्म तो आपको सर करना पड़ेगा ना, हुकूमत में आप हैं। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। आलिया हमजा साहिबा से मैंने बहुत सी बातें करनी है, मैं वक्फा लूंगी, वक्फे के बाद आलिया हमजा साहिबा की तरफ आऊंगी, वो अपना रिस्पॉन्स भी देंगी और मेरे सवालों के जवाब भी देंगे। विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद है आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शैला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अलीगौहर बलोच साहब जो है PMLN से मेरे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहिबा, मुझे पता है आप इन दोनों को रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, लेकिन रिस्पॉन्स का आगाज़ आपने मेरे सवाल से करना है। आप लोग कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि वो पूरी दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, इस टाइम पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अपने उरूज पर है, इसके बावजूद आप दुहाइयाँ दे रहे हैं, आप पुकार रहे हैं, आर्मी को पुकार रहे हैं, आर्मी चीफ को पुकार रहे हैं। और वैसे एक और बात भी है कि किस कायदे और किस कानून के तहत आप जो है आर्मी चीफ को पुकार रहे हैं, क्योंकि जो आपने पिछले आर्मी चीफ के साथ किया उसके बाद कोई भी आर्मी चीफ हो वो आपकी तरफ क्यों आएगा? क्या सोचकर आप उनसे मदद मांग रहे हैं? बीने, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ और मैंने आपकी प्रोड्यूसर साहिबा को बताया भी था। हमारी एक पॉलिसी है पार्टी की और वो पॉलिसी ये है कि हम पीडीएम में से एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठते हैं, या गवर्नमेंट कह लें, चले पीडीएम तो छोड़ें, गवर्नमेंट में से। इट्स ऑलवेज गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन। और मैं बाउंड हूँ कि मैं अभी माइक उतार कर यहाँ से छोड़कर प्रोग्राम से चले जाना चाहिए। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, आपको प्रोग्राम छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भागते हैं। जो बंदा आप प्लीज उनको हक दें बोलने का, छोड़ के बात कर रही है ना, करें पहले से, क्योंकि ऐसे मत करें प्लीज। आपको पता है, आपको पता है कि मैं इस नौयत के शोज को एंटरटेन नहीं करती हूँ। ये उनकी बारी है। अलीगौहर बलोच साहब, आप उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मुकम्मल टाइम दूंगी आपकी बारी पर। नो 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 अली प्लीज, नॉट लाइक दिस। ये वक्त जाया होता है, झूठ नहीं चलेंगे। मैं वो मुझसे मुखातिब हैं, वो किसी और से मुखातिब नहीं है, वो मुझसे मुखातिब हैं। आलिया आपके पास माइक है। यहाँ पर अवाम के सामने आए तो हम इजाजत नहीं देंगे इनको कि ये पार्टी का पर्सपेक्टिव एक पेश करे, एक पेश करे। ये सब एक है और ये एक ही अवाम इन्हें आप कंसिडर करके इन्हें इलेक्शन से बाहर निकालेगी। आलिया, आपकी पार्टी पॉलिसी को ध्यान में रखा प्रोग्राम ना होता और एज ए खातून आपके प्रोड्यूसर या आप खुद ना एज ए खातून होती तो शायद मैं वही करती जो अली ने किया। और काफी इन्होंने गुस्सा भी मुझे दिलाने की कोशिश की, लेकिन शायद इनको पता नहीं है कि मैं जवाब देना ज्यादा प्रेफर करूंगी रादर देन ऑल दिस स्टफ। सबसे पहले तो मुझे शैला बीबी बड़ी समझदारी से शैला बीबी बड़ी समझदारी से बात करती हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का है कि खुद एक खातून है, जिनकी पार्टी की लीडर एक खातून है, लेकिन दोनों फेक वीडियोस को ये असल मानकर इन्होंने जिस ऑडियो का जिक्र किया ना, अफसोस मुझे इस चीज पे भी होगा कि बीबी साहिबा के लिए कोई भी बात करने से पहले और कोई भी झूठ उनके साथ एसोसिएट
करने से पहले उसको वेरीफाई जरूर कर ले कि क्यों उनकी जात को मलाइन करने की कोशिश की जाती है। क्या यहाँ हमारी औरतें सिर्फ इसलिए हैं कि उनके नामों के ऊपर सियासत की जाए? मैं पॉलिटिशियन हूं, आप पॉलिटिशियन हैं, हमारी जात के ऊपर सियासत करें, हमारे काम के ऊपर कमेंट करें, लेकिन एक वो खातून जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके बारे में फेक ऑडियोज आ रही हैं, पहली भी फेक आई अब भी फेक आई, उसको लेकर प्लीज सियासत ना करें। दूसरी चीज, मैं इनको सिर्फ मैं फैक्ट से बात करूंगी, मैं ये करूंगी नहीं। पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन कर लेंगे, हमेशा 2018 का कहते हैं ना, इन्होंने 2013 और 2018 के अंदर तो पता नहीं कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, जो आज तक पाकिस्तान जो है ना यहाँ पर भुगत रहा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक्सपोर्ट का जो इंक्रीज था ना, पीटीआई ने 32% किया था और पीएमएलएन ने -5% किया था। रिमिटेंसेस का जो इंक्रीज था ना, जो डॉलर के ताने ये हमें देते थे, 60% पीटीआई इंक्रीज करके गई थी रिमिटेंसेस में, जो पीएमएलएन 35% करती रही है। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स इनके जमाने में, यानी जिस वक्त ऑयल की कीमत सबसे कम थी, कोविड की वैक्सीन, लेकिन आलिया आपकी सारी बातें ठीक हैं, आलमी महंगाई नहीं थी, आप जो मुझे बता रही हैं, 36% और हमने 31% तो आप किया। आवाम सिर्फ को एक क्यों नहीं सेकंड, पुकार रहे हैं? आप आर्मी चीफ एक को क्यों सेकंड, पुकार रहे हैं? एक सेकंड, मैं एग्री कर रही हूं आपके आ रही हूं साथ। उस तरफ। आप जो प्लीज फैक्ट्स एंड देखिए, फिगर्स मुझे दे अब रही जब हैं, बातों का जवाब देना है ना, तो जी। मुझे मुझे फिगर से देना है। फिर इन्होंने बात की जी फॉरेन लोन्स में हमने इजाफा कर दिया। इन्हीं के इत्तेहादिये ना पूछे 60% ये अपने 5 साल के अंदर इजाफा करके गए थे। पीटीआई ने तो 41% अगर इजाफा किया है तो उसमें से 42% अदा भी किए हैं। और जो 10 ट्रिलियन का कर्जा या 8 महीने में चढ़ा गए, अगर खुदा न ख्वास्ता 8 महीने पाकिस्तान को और सर्वाइव करना पड़ गया तो ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा जी कोविड के अंदर तो सारे ढाका बंद था, तो सारा कुछ यहाँ शिफ्ट हो गया। तो पिछले 2 महीने से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 35% बढ़ गई हैं और यहाँ की 16% और 25% कम हो गई हैं। तो अब कौन सी फैक्ट्रियां यहाँ बंद हो गई थी या वहां बंद हो गई थी? बंद तो आपने इस मुल्क की फैक्ट्रियां करा दी। और जिस ये इसहाक डार की मैशत का हमें ये बताते हैं, उनके झटकों से आज तक ये मुल्क नहीं निकल सका। 21 अरब डॉलर उन्होंने सिर्फ डॉलर को 100 पे रखने के लिए झोंक दिए। 15 अरब डॉलर उन्होंने एक्सपोर्ट में कम कर दिए। 35 अरब डॉलर आज तक वही 35 अरब डॉलर है जो इस हुकूमत ने, क्या हमारी जितनी आने वाली हुकूमतें होंगी, उन्होंने कर्जों की मद में अदा करना है। अब इनकी जो बात आ जाए और जो इनकी कामयाब सफारतकारी, जो वजीर खारजा कामयाब रखा है, जो पाकिस्तान के दौरे पर कम आता है, बाकी मुल्कों के दौरे पर ज्यादा होता है। कल ही की बात है, अफगान सरहद के ऊपर क्या हुआ है, यहाँ पर बाढ़ रोज उखाड़ी जा रही है। फायरिंग के जो वाकयात हुए हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में घूमने में मशगूल है। और आप जो ये बात करिए, आज अगर कोई इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट उठा के देख लेता ना, इलेक्शन कमीशन को उसको 13 से 20 पर करना पड़ा, क्योंकि उनके पास इतने बेंच नहीं है कि इमरान खान के अगेंस्ट केसेस को वो सुन सके। तो मुझे ये बता दे कि फिर हम इलेक्शन कमीशन को कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठाते हैं, यानी आपको डी लिस्ट करके 13 से 20 पर जाना पड़ा। तो क्या इनके किरदार पर ये उंगलियां नहीं उठती हैं? इसके बाद जो आपने बात की है, देखिए मेरी एक बात सुने, इनको हमने कहा अवाम के हालात इतने बुरे हैं, टेबल पर आकर बात करें, एक पॉइंट एजेंडा पर बात करें, इलेक्शन ले। बाहर आपके दोस्त ममालिक ये कह रहे हैं आपको कि हम आपको कर्जे नहीं देंगे या हम आपकी मदद नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि हम घड़ी चोर के साथ नहीं बैठेंगे। यहाँ पर आपको बता रही थी प्रोग्राम के शुरू में। देखिए मेरी एक बात सुने, चीनी चोर तो इनके साथ हुकूमतों में बैठे हैं। एक चीनी चोर तो माशाल्लाह कल ही वजीर आजम हाउस में आया है, जिससे 22 अरब लिए थे चीनी की सब्सिडी की मद में शाहिद खान अब्बासी से। अगर चीनी वाली रिपोर्ट पढ़ लेते ना तो ये आकर ना कुछ कहते। बाकी आटा चोरी का सारा इल्जाम तो शैला बीबी की हुकूमत पर लगा हुआ है, और वो भी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि 5 अरब चूहे खा गए, 15 अरब इनकी गंदम जो है वो रेत की बोरियां उसमें भरी हुई थी। तो ये आकर पहले रिपोर्ट्स पढ़ने, जिन रिपोर्ट्स के ऊपर ये शोर डालते हैं। और चीनी चोर तो इनके साथ हुकूमतों में बैठे हैं। चीनी चोर के तो रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए ये लोग मजबूर हैं आर्मी चीफ को पुकारने के लिए। आप इनको एंगेज करें शैला बीबी, आप इनके साथ बैठिए, आप इनको घड़ी चोर ना कहें। सबसे पहली बात यह है कि देखें, घड़ी चोर हम नहीं कह रहे, गूगल का ये बहुत जिक्र करते हैं, उस पर आप लिखें घड़ी चोर आ जाएगा। उस पर तो पिछले साल लिखते थे इंटरनेशनल मंगतू, तो इमरान साहब आ जाते थे। तो हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, नाराज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक के लोग।
आपने खुद बताया बैठना नहीं चाहते। अब जो असल बात है वो ये है कि आप देखिए, भी तो नहीं बैठना ये चाहते। मैं खुद आपके बारे में बात किसी कर रही के थी साथ शैला बीबी बैठना। कि एक आप लोग मिनट, नहीं बैठना चाह रहे हैं कि जी हम घड़ी चोर के एक साथ क्यों मिनट, बैठे। मैं यही जी, बता रही हूँ, जी। मैं यही बता रही हूँ। जब इनको हमारे साथ बैठना था, बात करनी थी, तो उस वक्त ये कहते थे मैं इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। फिर इनके लोगों ने बताया कि 3 दफ़ा हम उनसे मिल चुके और उनसे ही मिलना और उनसे ही बात करनी है, और जब भी इन्होंने पुकारा उनको ही पुकारा। तो एक तो ये बात है, हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहते। और जब आप किसी के साथ मज़ाकरात करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो आप ओपन माइंड के साथ आते हैं, मशरूत नहीं आते। दूसरी बात यह है कि मैंने बुशरा बीबी को नहीं कहा, ये आवाज़ें आई हैं, वॉइस नोट आपकी रिकॉर्डेड हैं, आप लोग इन पे फोरेंसिक करा लें। इमरान साहब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वगैरह ने भी तो डेली मेल पे किया था ना, पूरी दुनिया देख रही है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, बाकायदा लिख के अपने रिकॉर्ड में ये जमा करा दिया कि हमने सफ़ा नंबर 2 पे फ़लाँ जगह माफ़ी मांगी। तो ये इतनी जो आवाज़ें आई उसमें उसका भी जिक्र कर दें। मुकदमात में चले जाएं ना, इमरान साहब ने जो कहा है कि अब इससे खेलना है, साइफर जो हमारे पास आया है, मिनट्स तो हमारे हाथ में। चले मैं बुशरा बीबी का नाम नहीं लेती, लेकिन जो चीज़ें मार्केट में आई हैं मुझे उन पर बात तो करनी पड़ेगी ना, कि आप दूध का दूध पानी का पानी करा लें। मैं तो नहीं कह रही, मैं तो किसी खातून को नहीं कह रही, मैंने तो ये कहा कि एक वो भी आई थी, एक वॉइस मेल वो भी आई थी, एक ये भी आई है। तो फिर उसकी भी आई है जो कह रहा है कि मैंने घड़ी नहीं ख़रीदी, और उसकी भी आई है जो कह रहा है मैंने ख़रीदी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी तरफ की सारी सच्ची, दूसरों की तरफ से सारी झूठी। तो इसका एक फोरेंसिक करा लें जहाँ से आप मुतमईन हो। अब रही बात जो है वो ये नहीं तो अब ये कि जो आर्मी आपने चीफ को कहा पुकार रहे कि हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एंगेज करें। फिर आप भाई बाद में अब कहेंगे ये कि आर्मी चीफ को पुकारते पुकार रहें, अब ये नहीं, अब ये क्यों पुकार रहे हैं? आर्मी चीफ क्यों सुनेंगे इनकी, जब वो कह चुके हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो गए फरवरी के बाद से, तो वो क्यों सुनेंगे उनकी? ये तो कोई बात नहीं है कि एक बंदे को पहले जो है वो बनाया गया। ज़हीरुल इस्लाम ने कहा हम इसे थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे, फिर सारा RTS बिठाया गया, फिर इसको पकड़े रहे, फिर नैपियाँ बदलाते रहे, और अब फिर वो पुकार रहा है तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, अब हम नहीं होने देंगे ये। दूसरी बात जो है वो ये है, नहीं आप क्या कर लेंगे? एक मिनट नहीं, सिफारतकार शैला सरहद बीबी पे ऐसे ना आगे जाकर, भागे, ऐसे ना जाएं आगे। आप कैसे रोकेंगे इन्हें? आपने कहा आप नहीं होने देंगे, क्या करेंगे आप ऐसा? जल्दी से बताएं, मुझे ब्रेक लेना। और अली गौहर से भी तो परफॉर्मेंस का पूछना मैंने। अब की दफा तो 3 साल 8 महीने हमने आईन ही चेंज करके दिखा दी, फिर इस दफा इससे भी कम में करके दिखा देंगे। अच्छा गुड, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, परफॉर्मेंस आपको हर सूरत देनी पड़ेगी अगर आप अवाम को अपनी तरफ करना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अली गौहर बलोच साहब, रिलीफ आप आवाम को दे नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपकी हुकूमत की रिट की बात करूं तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो जो बॉर्डर्स आपके अंडर हैं आप उन्हीं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं पे इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है। क्योंकि मुझे इसहाक डार साहब ये बता रहे हैं कि डॉलर इसलिए कम नहीं हो पा रहा उसकी प्राइस क्योंकि डॉलर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। आप इसको तो रोक नहीं पा रहे हैं, तो आवाम को आप रिलीफ क्या देंगे? देखिए बात यह है कि जहाँ तक आपकी बात है कि हम रिलीफ नहीं दे पा रहे, आपकी बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो आवाम को रिलीफ दिया है हमने कि एक मतलब है कि एक उस बंदे से पाकिस्तान की आवाम की जान छुड़ाई। अब मैं कोई अल्फाज नहीं बोलता, मेरे मुंह पे आते आते रह गए हैं, चूँकि फिर इनको आईना दिखाते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं। तो वो मतलब है कि इस हुकूमत से आवाम को, जो कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी इमरान नियाज़ी साहब की, यही सबसे बड़ा रिलीफ है पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले भी ये गुजारिश की है कि हालात और वाक़यात के, मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए ये इधर बड़े शुगर कोटेड वर्ड बोले जाते हैं, बड़ी एफिशिएंसी दिखाई जाती टॉक शोज़ में, इतने % फ़लाँ चीज़ थी, उतने % फ़लाँ चीज़ थी। अवाम पाकिस्तान के जो है ना बड़ी सिंपल ज़बान समझते हैं। अवाम को ये पता है कि जो 40 रुपए किलो चीनी मिलती थी वो 140 पर इमरान नियाज़ी ने पहुंचाई थी। जो डॉलर 100 रुपये पर था और 115 पर था, उसको 200 पर लेकर गया था, इमरान अहमद नियाज़ी लेकर गया था।
जो बिजली का यूनिट गरीब को 5 रुपए में मिलता था उसको 20 और 25 रुपए पर पहुंचाने वाला इमरान अहमद नियाज़ी था। जो ऑयल और आटा आवाम को सस्ता मिलता था उसको महंगा करने वाला इमरान अहमद नियाज़ी था। जो अद्वियात पाकिस्तान में लोगों को सस्ती मिलती थी, हॉस्पिटल में वाफर मिलती थी, उनको पता है कि उन अद्वियात के रेट्स पर भी डाका डाला, उसमें भी कमीशन खिलाए। जिस आमिर कियानी का नाम आया उस आमिर कियानी को पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा दिया गया इनाम के तौर पर। जो बंदा इमरान नियाज़ी की पार्टी में अपने सियासी मुखालफिन को जितनी बड़ी गाली देगा, जितना बड़ा करप्शन का स्कैंडल करेगा, उसको उतने ही बड़े ओहदे के साथ नवाजा जाता है। अभी मोहतरमा जो बैठी हैं टॉक शो में, मतलब है हमारी कोलीग पीटीआई से, इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि हम पीरनी साहिबा का नाम क्यों लेते हैं। तो इनको आईना दिखाने के लिए मैं इनसे पूछता हूँ कि जो हमजा शहबाज साहिबा की वालदा हैं वो सियासी थी, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की बेटियां और बहू जो थी वो सियासी लोग थे जिनको आपने अदालतों के अंदर घसीटा, जिनके ऊपर आपने मुकदमात बनाए। और कुछ आज इनको ख़वातीन का मादरत के साथ बड़ा ख्याल आ रहा है। मैं और भी 2 ख़वातीन बैठी हैं, मुझे ये बताएं कि जो अपना फरियाल तालपुर साहिबा जिनको रात के 12 बजे घर से घसीट के जेल में ले जाया गया था, क्या वो खातून नहीं थी? उन्होंने कौन सा कत्ल किया था और कौन सी डकैती डाली थी, और क्या उनका जुर्म यही था कि वो एक पार्टी सरबराह की जो है वो हमशीरा है? और मकसद ये है कि ये लोग अपने गिरबानों में मेरी एक गुजारिश सुन लें, नहीं, मैं सिर्फ विक्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो देखें जो इन्होंने पाकिस्तान पर वारदात डाली है उसका सारा ताना बाना शुरू ही बुशरा बीबी से शुरू होता है। अगर ये इतने सच्चे हैं तो फरा गोगी को लेकर आते हैं। फरा गोगी को मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ आलिया हमजा साहिबा, जो राना सनाउल्लाह के ऊपर फरा गोगी को फरार किसने करवाया? कार्रवाई कर रहे हैं राना सनाउल्लाह की बरियत के बाद। यही तो मैं आपकी रिट्टी की तो बात कर रही हूँ, आपकी हुकूमत है, वापस ले आए आप। बात ये है, नहीं हम देखें, हम अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, हम इंतकामी ज़हन नहीं रखते। अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भी रुसवा किया है, और जो लोगों ने गलत मुकदमात बनाए, झूठे मुकदमात बनाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया आखिरत उनको रुसवा करेगा। अच्छी बात है, आपका ये इस्लामी टच भी प्रोग्राम में शामिल हो गया, अच्छी बात है, ये बिल्कुल होना चाहिए। आलिया हमजा साहिबा, फाइनल कमेंट्स आपके। जी सर। बीनिश, फाइनल कमेंट में सिर्फ इतना है कि अल्लाह से मेरी दुआ है कि जो राना सनाउल्लाह साहब वाला चटपट इंसाफ है ना, वो काश मेरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों की भी नसीब हो जाए, क्योंकि अब तो हमें लगता है नैब का ईमान है, करप्शन फ्री इन पाकिस्तान। अब इन्होंने इतनी बातें कर दी, इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया, सारा मलबा उस पर डाल दे। सेहत कार्ड अवाम को उसने दिया, स्टूडेंट कार्ड, किसान कार्ड, बिलियन सुनामी ट्री, BRT, सवात एक्सप्रेस, कामयाब जवान, डैम्स 356 मिनी हाइड्रोलिक डैम्स, जो 10 इकोनॉमिक जोन्स थे, सारा कुछ इमरान खान करके गया। यहाँ पर इनसे पूछे इन्होंने क्या रिलीफ दिया, इनके पास एक ही जवाब है, फिर ये आ जाएंगे बीबी साहिबा के ऊपर। तो मैं उससे बात करने से पहले इनको सिर्फ इतना बता दूं कि इस मुल्क में क्या इमरान खान बिजनेस सिचुएशन को -37% करके गया जो कल की रिपोर्ट आई है, या ये फ्रीडम इंडेक्स को 18 पॉइंट कम करके गया जो इनकी हुकूमत की रिपोर्ट आई है, या जो करप्शन इंडेक्स अब बढ़ रहा है जो इनकी हुकूमत में रिपोर्ट आई है वो भी इमरान खान पे डाल दें, या सिटी बिजनेस सिचुएशन जो -51% नेगेटिव में चली गई है वो भी इमरान खान के ऊपर डाल दें। डालना इन्होंने इमरान खान के ऊपर है, लेकिन अवाम इसको बाय करने को तैयार नहीं है। और बाद में जिन्होंने ये बातें की हैं इनसे पूछे क्या नुसरत बीबी साहिबा के अकाउंट में फालूदे वाला, पापड़ वाला पैसे नहीं डालता रहा? क्या हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ ने जाकर वहां पर ये नहीं कहा कि मैं अपनी बीवी के अकाउंट में जो पैसे हैं मैं उनके जिम्मेदार हूं? क्या आप कुछ कहना चाह रही थी? ठीक है, आलिया पॉइंट आ गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि काश झटपट इंसाफ इमरान साहब जो रियासत मदीना के दाई थे वो पार्टी फंडिंग केस में कराते। ये झटपट इंसाफ चाहिए, झटपट इंसाफ इमरान साहब जो है वो BRT में कराते, मालम जब्बा पे कराते। काश ये झटपट
इंसाफ जो है वो जरदारी साहब को मिलता, उन्हें सिंध के बजाय इस्लामाबाद ना बुलाया जाता। ये तो सारे ही एकदम से ही शुरू हो गए। आपका भी पॉइंट आ गया शैला, अली गौहर साहब आपका भी पॉइंट आ गया, आलिया आ गया आपका पॉइंट। आलिया रिलैक्स, द शो इज ओवर। आई गॉट योर पॉइंट। PTI को चीखें लगेंगी। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, कल मिलते हैं।